If you ask me, what is the summary of the book written 2000 years back by a Chinese strategist जिनका नाम सुन त्जू था? उन्होंने एक किताब लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। अगर आप मुझसे पूछें कि उस किताब की एक लाइन में समरी क्या होगी, तो आई विल सिंपली से ही सेड नो योर एनिमी। आर्ट ऑफ वॉर इज अ ब्रिलियंट बुक। बहुत छोटी सी एक किताब है, बट a power bank itself, it has been quoted, misquoted in multiple journals, multiple articles throughout the last century। बहुत ही एक ब्रिलियंट किताब है जिसमें कैसे अपने एनिमी को सबड्यू करना है इसके बारे में बातें की गई हैं। इसकी जो समरी है वो है नो योर एनिमी। नाउ दिस क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड दैट डू वी नो आवर एनिमी टू विन द वॉर, जो कि इंडिया पिछले 75 सालों से किसी न किसी फॉर्मेट में पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है। डू वी नो आवर एनिमी? आवर एनिमी इज द पाकिस्तानी आर्मी। डू वी नो पाकिस्तानी आर्मी अपार्ट फ्रॉम कि उनके पास कितने वेपन्स हैं, उनके जनरल्स कितने हैं, कितनी उनकी कमांड है, कोर है, जो बेसिक स्टफ है, टेक्निकल स्टफ है, उसके बारे में लोग जानते हैं। बट डू यू नो what is behind the brain or thinking of the Pakistani army? So this lecture will tell you exactly what is Pakistani army, what is their strategic culture, और वो कैसे जो वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूडिंग उनकी जो दिमाग में चलती है कि हाउ टू टैकल इंडिया, कैसे उसको वो एड्रेस करते हैं। सो वेलकम टू श्री राम IAS। माय नेम इज सौरभ एंड हियर वी आर गोइंग टू look into very specific issues concerning the Pakistani army, and I will try to decode it in the next few minutes. Now, Pakistani army, the real face of Pakistani army, apart from all the media drama which they generally indulges in, is very interesting story। और दुनिया की सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज की तरह इसका भी जो रूट है वो इतिहास में है, हिस्ट्री में है। पाकिस्तानी आर्मी इज एक तरीके से अगर आप देखें तो दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी आर्मी है, इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ी आर्मी है, जो उसकी टोटल स्ट्रेंथ है अराउंड 6 लाख बताई जाती है। न्यूक्लियर वेपन स्टेट है पाकिस्तान, तो पूरी जो न्यूक्लियर वेपन का पूरा जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म से लेके कमांड एंड कंट्रोल पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में है। एक बहुत ही पावरफुल आर्मी अगर आप उसको वर्ल्ड मिलिट्री डोमेन में कंटेक्सचुअलाइज करने की भी कोशिश करें। नाउ लैंड सर्विस ब्रांच है पाकिस्तानी मिलिट्री में, लाइक ग्लोबली उनकी नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, और एक आर्मी भी है, लैंड सर्विस ब्रांच जिसे हम कहते हैं। तो हमारा जो पूरा फोकस है वो सिर्फ आर्मी के ऊपर है, उनकी एयरफोर्स और उनकी नेवी के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारा जो एनिमी है द कोर इज पाकिस्तानी आर्मी, एंड आई विल टेल यू हाउ एंड व्हाई। नाउ लाइक ऑल स्टोरीज इट इज रूटेड इन हिस्ट्री। देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तान इन हिस्ट्री। इतिहास में पाकिस्तान जैसा शब्द ही कभी नहीं था। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और 1933 तक पाकिस्तान शब्द जो है वो इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की पॉलिटिकल डिक्शनरी में नहीं था। कुछ लड़कों ने, स्टूडेंट्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ये नाम सजेस्ट किया और नाम उठ गया, और बाद में डिमांड की जाने लगी एज ए इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। उसके पहले पाकिस्तान का शब्द का कोई नाम भी नहीं लेता था। तो एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी एग्जिस्ट करती थी, जो कि एक बहुत ही फॉर्मिडेबल वॉर मशीन थी, जो ब्रिटिशर्स ने, जो कॉलोनियल मास्टर थे इंडिया के, उन्होंने बिल्ड की थी। ये जो आर्मी थी ये 1947 में डिवाइड हुई, लाइक पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस फ्रीडम मूवमेंट लड़ा, मुस्लिम लीग ने, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, पिगी बैगिंग की, और कांग्रेस की पीठ पे चढ़ के, जो इंडियन नेशनल पार्टी थी उसके पीठ पे चढ़ के अपना देश उन्होंने ले लिया। लेकिन उनके लीडर्स इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। बहुत समय तक तो उनको कैपिटल क्या होगा पाकिस्तान का इसका ही आइडिया नहीं था। कराची उनका कैपिटल था, बाद में इस्लामाबाद बनाया गया। दे वांटेड ए बिगर पाकिस्तान, उनको एक बड़ा पाकिस्तान चाहिए था। अगर हम मैप में देखें इसको, सो दे वांटेड द एंटायर पंजाब, पूरा पंजाब वो चाहते थे, सिंध बलूचिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के साथ, और पूरा बंगाल वो पाकिस्तान में चाहते थे। इसके अलावा एक लैंड रूट एक्सेस भी वो ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान तक चाहते थे। ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था। पार्टीशन के लिए गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुश किया, उनकी भी इसमें पूरी मिली भगत थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द पब्लिक प्रेशर एंड द प्रेशर ऑफ द इंटरनेशनल कांग्रेस, उनको बहुत सारे इंडिया को कंसेशंस भी यहां देने पड़े। नाउ पाकिस्तान वॉज बॉर्न एज ए इनसिक्योर स्टेट। उनको शुरू से एक ग्रीवियंस रही
कि हमारे पास जितना इलाका हम चाहते थे उतना अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो ग्रीवियंस है ये बहुत ही सीरियस एक रोल अदा करती है पाकिस्तानी आर्मी की थिंकिंग के पीछे। तो जो टेरिटोरियल अवार्ड हुआ, रेडक्लिफ साहब ने जो अवार्ड दिया, उसमें उनको इश्यूज थे। इशू क्या थे? पहला इशू तो जम्मू एंड कश्मीर का था। उनका मानना था कि जम्मू एंड कश्मीर एक हिंदू राजा है, मुस्लिम वहां की पॉपुलेशन है, तो इट शुड गो टू पाकिस्तान। जूनागढ़ में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। जूनागढ़ जो कि गुजरात आज राज्य का हिस्सा है, वहां पे मुस्लिम शासक था, हिंदू प्रजा थी। ऐसे ही हैदराबाद में वो चाहते थे कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के रहे, लेकिन इंडिया ने थ्रू पुलिस एक्शन हैदराबाद को, थ्रू प्लेबेसाइड जूनागढ़ को, और थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को इंडियन यूनियन में का हिस्सा बनाया। तो उनको शुरू से ये प्रॉब्लम थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का, ये पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। इंडिया कांग्रेस का ओपिनियन ये था कि हमने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया है, पार्टीशन के लॉजिक को नहीं किया, इसीलिए आज भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। अगर हमने लॉजिक को एक्सेप्ट कर लिया होता तो सारे मुस्लिम्स को वहां भेज दिया जाता। पार्टीशन को एक्सेप्ट किया है, पार्टीशन के लॉजिक को नहीं किया। जूनागढ़, मैंने आपको बताया उनको क्या प्रॉब्लम थी। दे वांटेड जूनागढ़ टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जब 2019 में 2019 में पुलवामा हुआ, उसके बाद आर्टिकल 370 को नलीफाई किया गया इंडियन पार्लियामेंट में। तो उस वक्त के जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने जूनागढ़ को अपने मैप का हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया। तो इस लेवल तक वो गए वहां पे, जो कि दिखाता है कि उनको ग्रीवियंसेस टेरिटोरियल आज भी हैं। हैदराबाद, मैंने आपको बताया, दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट हैदराबाद। हैदराबाद को उन्होंने, उनके निजाम को उन्होंने मिलिट्री सप्लाईज तक प्रोवाइड की ताकि वो इंडियन आर्मी से लड़ सके। और गुरदासपुर पंजाब के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो अवार्ड था टेरिटोरियल, उसके ऊपर काफी बड़ा विवाद हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर, जिसमें 4 तहसीलें थी, जिसमें से एक तहसील थी गुरदासपुर। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट भी है, उसके अंदर गुरदासपुर तहसील थी। एक बटाला करके तहसील थी और एक पठानकोट करके तहसील थी। तो जो पठानकोट तहसील थी वो हिंदू मेजोरिटी तहसील थी, बाकी 3 जो तहसील थी गुरदासपुर के अंदर वो मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो पूरे पंजाब के अंदर टोटल 7 मुस्लिम मेजोरिटी जो तहसीलें थीं वो इंडिया को दे दी गई। टोटल 7 मुस्लिम मेजोरिटी तहसील इंडिया को दी गई, एक भी हिंदू मेजोरिटी तहसील पाकिस्तान को नहीं दी गई। ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए किया गया। हालांकि पठानकोट को इंडिया के पास ही आना था और पठानकोट से ही रास्ता जाता था जम्मू एंड कश्मीर का। लैंड रूट जो एक्सेस था, जो रेलवे का भी एक्सेस था, वो पठानकोट से ही होके जाता था। रावी नदी के ऊपर वहां एक ब्रिज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना रखा था। तो पाकिस्तानियों का यह कहना था कि भाई गुरदासपुर इंडिया को देके ब्रिटिशर्स ने जम्मू एंड कश्मीर का रास्ता इंडिया के लिए खोल दिया। अगर गुरदासपुर ना देते तो ये उनकी समझ में ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। तो फ्रॉम डे वन दे आर क्राइंग अबाउट द टेरिटोरियल अवार्ड। उनका मानना था कि हमारा, और जो हमारा देश है और भी बड़ा होना चाहिए, और इसी को लेके आज भी वो फंसे हुए। कांग्रेस के लिए हैवी मिस्ट्रस्ट था गांधी जी को। वो हमेशा कहते थे, जिन्ना हमेशा कहता था कि गांधी जी ए लीडर ऑफ हिंदूज, ही नेवर सेड कि गांधी जी वाज ए लीडर ऑफ इंडिया। तो गांधी, नेहरू, जो मौलाना आजाद, इनको लेके उनके अंदर बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट हमेशा से था। उनका मानना था कि कांग्रेस जो है वो डिमांड ऑफ पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करती, दिल से एक्सेप्ट नहीं करती। आज भी वो इस चीज को लेके आप देखते हो क्रिटिसिज्म होता है। वो कहते हैं कि इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान को मन से एक्सेप्ट नहीं किया। अब वी डोंट नो व्हाट डज दिस मीन कि एग्जैक्टली मन से एक्सेप्ट करना क्या होता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो लाहौर में जब गए थे बस यात्रा में 1999 में, तो मीनारे पाकिस्तान के बाहर उन्होंने भाषण दिया था। दैट इटसेल्फ वाज ए टेस्टिमनी कि इंडिया हैज एक्सेप्टेड द पार्टीशन। लेकिन ये उनके मन में आज भी है कि इंडिया जनरली डोंट एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ 1947। तो वो पाकिस्तान को उनकी भाषा में तस्लीम ही नहीं करते, जायज ही नहीं मानते। इसके अलावा अनफेयर डिवीजन उनकी समझ में जो आर्मी के रिसोर्सेस का हुआ। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक बहुत ही ब्रिलियंट वॉर फाइटिंग मशीन थी जिसको डिवाइड किया गया। द टोटल आर्मी पर्सनल लगभग 4,61,800 थे, 4,61,800, जिसमें से 1,50,000 1,50,000 वेंट टू पाकिस्तान।
रिमेनिंग स्टेट विद इंडिया। जो आर्मर्ड रेजिमेंट्स थी टोटल 14 थी, इंडिया के पास 8 आई, पाकिस्तान के पास 6 आई। इसके अलावा आर्टलरी 40 थी, जिसमें 32 इंडिया के पास आई, पाकिस्तान के पास 8 आई। इन्फेंट्री भी 8 आउट ऑफ 21। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एक भी नहीं आई, क्योंकि उस वक्त जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो मोस्टली आज जो इंडिया है यहां पे लोकेटेड थी। तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं आया। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको 60 मिलियन रुपीस दिए कि भाई अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खड़ी कर लो पाकिस्तान में, और एक प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए पैसा दिया। तो इस तरह से उनके पास प्रॉब्लम्स थी। हालांकि वो चाहते थे कि डिवीजन को कभी उन्होंने ये नहीं माना कि ये फेयर डिवीजन है, क्योंकि उस वक्त जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था आर्मी के अंदर, उसका जो रेशियो था दैट वाज 36-64। सो 36 वेयर मुस्लिम्स, 64 वेयर नॉन मुस्लिम्स। तो हर 100 ब्रिटिश इंडियन आर्मी, अगर नंबर आप देखो, हर 100 पर्सनल में लोगों में 36 मुस्लिम्स थे, 64 नॉन मुस्लिम्स थे, जिसमें हिंदू भी आते हैं, सिख्स भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, एक्सेट्रा। उनका डिमांड था कि 36-64 के रेशियो में ये डिवीजन, आर्टलरी, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, बाकी चीजें होनी चाहिए। तो मैन पावर का उनके पास शॉर्टेज था। अच्छा, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कोई ऑल मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी कभी भी, और 1857 के बाद। तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी हुई शुरू के कुछ सालों में कि कैसे, बिकॉज बहुत सारे लोग तो इंडिया में सर्व कर रहे थे, जो आज का इंडिया है, यहां से वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए। प्रॉपरली पाकिस्तान के बारे में कभी उनके लीडर्स ने सोचा नहीं, कि देश की डिमांड कर रहे थे लेकिन उनकी तैयारी नहीं थी बिल्कुल भी। तो ये उनको प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, तो वहां पे उन्होंने इंडिया को ब्लेम किया कि इंडिया ने ये अनफेयर डिवीजन किया है। तो पहले दिन से उनका ये मानना था कि इंडिया हैज डन दिस डेलिबरेटली टू अंडरमाइन द सेंटिटी ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। तो अनफेयर, ये जो एजेंडा है कि अनफेयर है, अनफेयर है, ये शुरू पहले दिन से ये था। इनसिक्योर कंट्री इसीलिए पाकिस्तान आज भी है। दूसरा, अगर हम देखें हाउ पाकिस्तानी आर्मी सीज इंडिया, ये तो स्टैब्लिश हो गया कि वो इनसिक्योर स्टेट है, इनसिक्योर आर्मी है। कैसे वो देखते हैं इंडिया को? ये जो हो रहा है पुलवामा पुलवामा में 2019 में हुआ, आज पहलगांव में हुआ, इसका जो रूट है वो इसमें है कि वो इंडिया को देखते कैसे हैं। तो इंडिया को वो हिंदू कंट्री मानते हैं। इंडिया जबकि एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी इथनिक, मल्टी रेशियल, मल्टी लिंग्विस्टिक देश है। 25 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है भारत की, दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है एक तरीके से, लेकिन वो हिंदू कंट्री मानते हैं। और उनका मानना है कि इंडिया जो है एक एस्पायरिंग हेजेमन है साउथ एशिया के अंदर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट और आसपास के रीजन में। इंडिया हेजेमनी चाहता है कि बाकी सब लोग उससे दब के रहें, और इसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा उनकी समझ में पाकिस्तानी आर्मी है। तो एक तरीके से ब्रेव अंडरडॉग है, अंडरडॉग है, ब्रेव अंडरडॉग है, जो कि लड़ रहा है फॉर इक्वालिटी, फॉर पीस, और हेजेमनी को रजिस्ट कर रहा है। दूसरा, वो इंडिया को थ्रेट तो मानते हैं, लेकिन पेपर टाइगर मानते हैं। थ्रेट है इंडिया बहुत बड़ा, पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा डिफेंस बजट है, इतनी बड़ी मिलिट्री है, लेकिन दूसरे ही सेंटेंस में कह देते हैं पेपर टाइगर है, वी कैन टैकल इट, कोई इशू नहीं हमारे लिए टैकल करना, इसलिए लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हाफ भी नहीं है उनकी मिलिट्री अगर आप देखो असेट्स के मामले में, हर एक एंगल से, लेकिन तैयार तुरंत रहते हैं। और उनका इन दिमाग में बैठा हुआ है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिया स्ट्रेंथ। इंडिया की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो नीचे गिरेगी। तो उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है, इसीलिए वो इंडिया को अंडरमाइन करना चाहते हैं हर तरीके से। तीसरी चीज, जस्टिफिकेशन टू नेशन थ्योरी का। आसिफ जो मुनीर अभी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसने कुछ दिनों पहले स्पीच दी जिसके बाद पहलगांव में टेरर अटैक हुआ। उसमें वो क्या बात कर रहा था? टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई कर रहा था। टू नेशन थ्योरी क्या है कि हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस। उनकी लैंग्वेज अलग है, हिंदी और उर्दू, उनके रिलीजियस कस्टम्स अलग हैं, उनके हीरोज अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग है, कैलेंडर अलग है, खाना अलग है, हर एक चीज अलग है। और पूरी हिस्ट्री को वो निगेट करते हुए कहते हैं कि ये सही है। हिंदू जो है दैट इज सीन एज मीक, कमजोर है हिंदू, डिसऑनरेबल है, उसके अंदर ऑनर नहीं है, वीक है, डरता है हर चीज में, इनसिक्योर है, ट्रिचरस है, हर वक्त साजिशें रचता रहता है। और ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम है उनकी समझ में ही इज ब्रेव, ऑनरेबल, उम्मा के लिए लड़ रहा है, सच्चाई के लिए लड़ रहा है। ये टू नेशन थ्योरी का जो कोर कंसेप्ट है, जिसके लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने एक किताब लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम, उसमें उन्होंने सिरे से इस बात को नकारा कि कैसे ये एक अपसर्ड लॉजिक है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी इसको बहुत
अपने दिल के पास रखे हुए हैं आज भी। और इसीलिए उनको लगता है कि इंडिया पेपर टाइगर है और एक दिन इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। उनके मन में ये बात है, इसलिए वो इंसर्जेंसी को भी पुश करते रहते हैं कि इंडिया एक दिन कोलैप्स हो जाएगा, बस हौले से धक्का मारना है। इंटरनल जो इश्यूज है पाकिस्तान के, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको वो इंडिया के ऊपर ब्लेम करते हैं। 1947 से वो ब्लेम करते आ रहे थे और 1971 के बाद तो उनको एविडेंस मिल गया, इंडिया ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश बना। तो वो हर सीन पे जहां भी उनको इंटरनल क्राइसिस होता है वो इंडिया को ब्लेम करते हैं कि जो साजिशें हो रही हैं अक्रॉस द बॉर्डर उसकी वजह से ये हो रहा है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, यहूद हनूद जिसको वो बोलते हैं, दैट इजराइल एंड इंडिया आर कंस्पायरिंग टुगेदर, कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को छुड़ा लेना चाहते हैं उनसे, सेफ नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के पीछे सारी कॉन्स्पिरेसी करने में लगे हुए। तो टू नेशन थ्योरी और ये जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है पाकिस्तानी आर्मी का, उसको वो सेंटर में रखते हुए अपने कंट्री में पीस और स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि रिमेंबर पाकिस्तान भी इंडिया ही है, पाकिस्तान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो इंडिया ही है, हमेशा से इंडिया रहा है। तो इसीलिए वो डाइवर्स है काफी, लैंग्वेज के बेसिस में सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इतनी सिटी डिफरेंट डिफरेंट्स हैं, कल्चर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है, तो उनको कैसे आप यूनिफाइड वे में इंटीग्रेट करोगे? तो इस्लाम को वो मिसयूज करते हैं, इसलिए इस्लाम को आगे लेके चलते हैं, उसको मिसयूज करते हैं और टू नेशन थ्योरी के माध्यम से इसको जस्टिफाई करते हैं कंटिन्यूअसली। ये है उनकी कोर में कैसे वो इंडिया को देखते हैं। नाउ मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर उनका जो डिफेंस एकेडमी है जो कि काकुल में है, खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे इंडिया में नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, ऐसे ही उनके पास अपने डिफेंस एकेडमीज हैं जहां पे हर साल, हर दूसरे साल एक ग्रीन बुक पब्लिश होती है। और उनकी डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी कुछ बुक्स रिकमेंडेड की जाती हैं यूनिवर्सिटी के बिहाफ में कि आपको पढ़ना है। उनमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जो कि इस इंडिविजुअल ने लिखी है। दिस इज ब्रिगेडियर हसन, who was the conspirator of कारगिल। तो these four were the conspirator of कारगिल। इनमें से ये जो पर्सन है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। इसने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है इंडिया। उसमें वो बातें करता है आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड, जो आपने अभी हमने देखा कि कैसे वो इंडिया को देखते हैं, और पूरा बेसिस बना के इंडिया के बारे में वो लिखता है। नाउ दिस बुक इज मैंडेटरी टू पाकिस्तानी यंग ग्रेजुएट्स जो मिलिट्री में आते हैं, जो लोग, उनको ये एज ए ट्रेनिंग मैनुअल किताब ये दी जाती है। और उसमें दे प्रोट्रे इंडिया द वे दे सी इट, कि पेपर टाइगर है, मीक है, डिसऑनरेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जस्ट एक धक्का देना है और वो टूट जाएगा। तो आइडियोलॉजिकल जो कंडीशनिंग है, ब्रेन वॉशिंग है एक तरीके से, यहां से शुरू होती है। नाउ ये आर्मी रिविजनिस्ट आर्मी भी है। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर, पॉलिटिक्स में हम बात करते हैं स्टेटस को की और रिविजनिज्म की। तो स्टेटस को क्या है कि जो जहां बैठा है वो वहां बैठा है, स्टेटस को। रिविजनिज्म क्या है कि हम हैप्पी नहीं है स्टेटस को से, वी आर नॉट हैप्पी विद द स्टेटस को, वी वांट टू चेंज द स्टेटस को। तो 1947-48 में उन्होंने चेंज करने की कोशिश की। जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन हो गया इंडिया में, तो उन्होंने रेडर्स भेज दिए। हालांकि रेडर्स पहले भेजे थे, बाद में एक्सेशन हुआ, लेकिन रेडर्स भेज दिए फिर भी, क्योंकि उनको लग रहा था कि साइन कर देगा राजा इंडिया के साथ। 65 में वो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम उन्होंने किया, जिब्राल्टर के बाद ऑपरेशन जिब्राल्टर एंड ग्रैंड स्लैम उन्होंने किया। 1965 में अगेन कश्मीर को हड़पना चाहा थ्रू फोर्स, और 1999 में भी कारगिल में भी उन्होंने यही कोशिश की फिर से। हर बार उनको लगा कि इंडिया पेपर टाइगर है, थोड़ा सा धक्का मारेंगे टूट जाएगा, बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है। हर बार उन्होंने इंडिया को अंडर एस्टिमेट किया। पहले उनका जो आइडिया था बिफोर 1980s, 1950 से 80s तक, वो पीपल्स वॉर की बात करते थे कि हमारा पूरा नागरिक जो है सिटीजन लड़ाका है, वॉरियर है, मिलिटेंट है, और लोग हमारे वॉर लड़ेंगे, कश्मीरी वॉर लड़ेंगे अगेंस्ट इंडिया। ग्रैंड स्लैम में क्या किया उन्होंने, ऑपरेशन जिब्राल्टर में लोग भेज दिए 8-10 हजार वेपन्स के साथ, ट्रेनिंग के साथ, इंस्टिगेट करने की कोशिश की कश्मीर को, नहीं हुआ इंस्टिगेट वो। तो पीपल्स वॉर की वो बात करते थे। जैसे उन्होंने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर की 1980s में, तो वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की बात करने लगे अंडर द
न्यूक्लियर अम्ब्रेला। तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है मतलब म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा, मैड, अगर इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज करते हैं तो इस सिचुएशन में लिमिटेड वॉर की जा सकती है। तो कंसेप्ट जो लिमिटेड वॉर का है विल फंडामेंटली हिंज ऑन अनसिमेट्रिकल वॉरफेयर। प्रॉक्सी वॉर का जन्म यहां से होता है। उस वक्त तक 1970 लेट 70s में अफगानिस्तान जिहाद शुरू हो गया था, अफगान जिहाद। तो पाकिस्तानी आर्मी ने काफी उसमें प्रैक्टिस कर ली, हालांकि जिहाद वो पहले से भी प्रैक्टिस करते रहे। 1947-48 का दिस वाज नथिंग बट कश्मीर जिहाद, फर्स्ट वेव। 1990 में सेकेंड वेव शुरू होती है। तो ये उन्होंने किया फंडामेंटली, जो है असिमेट्रिकल वॉरफेयर को अपना हिस्सा बनाया, क्योंकि उनको समझ में आ गया 1971 के बाद कि इंडिया भाई सीरियस कंट्री है, तोड़ दिया हमारा देश, तो सामने से तो हम नहीं लड़ सकते, तो भाई प्रॉक्सी वॉर करो। न्यूक्लियर वेपन है ही, फुल स्केल वॉर हो नहीं सकती। और जिहाद को उन्होंने एज ए स्टेट पॉलिसी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एज ए स्टेट पॉलिसी उन्होंने डिप्लॉय किया। पर्पस क्या था? टू डिनाई द एनिमी द ऑप्शन ऑफ ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर ड्यू टू न्यूक्लियर डिटरेंट एंड लिमिटेड वॉर ऑप्शन, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर लॉन्ग टर्म वॉर होती है तो उसमें इंडिया प्रिवेल कर जाएगा। तो अगर 4 दिन 5 दिन 7 दिन का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये पाकिस्तान के फेवर में है, अगर 1 महीना 2 महीने का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो इंडिया के फेवर में है। इसीलिए दे आर ऑलवेज विलिंग टू फाइट एंड कन्फ्रंट इंडिया। उनके दिमाग में हार जैसी कोई चीज नहीं है, डिफीट इज मतलब दे डोंट एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनके हाथ से सियाचिन चला गया 1984 में, एक्सेप्ट नहीं करते। बांग्लादेश चला गया, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं ट्रिचरी हुई हमारे साथ, धोखा हुआ, षड्यंत्र हुआ। वो कभी नहीं मानते कि भाई सामने वाले ने की मिलिट्री टैक्टिक्स आपसे बेहतर थी, उनकी स्ट्रेंथ आपसे ज्यादा थी, उनका जो कॉस्ट था वो ज्यादा जस्त था। दे डोंट एक्सेप्ट इट एट ऑल, दे सिंपली से कि ये ट्रेचरी थी, धोखा हुआ, धोखाधड़ी हुई, षड्यंत्र हुआ, दुनिया भर के देशों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की, इंडिया पर प्राइमरली, और देश टूट गया, हम हार गए। जबकि 19 3000 लोगों ने सरेंडर किया उनकी आर्मी ने, उसके वीडियोस अवेलेबल है, फिर भी उसको नहीं मानते हो, षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम अभी भी कंटिन्यू होता देख रहे हैं। कितने सारे उन्होंने प्रॉक्सी वॉर्स के माध्यम से टेरर अटैक इंडिया में कराए हैं। और ये जो किताब है ब्रिगेडियर हसन की, इसका नाम है इंडिया ए स्टडी इन प्रोफाइल, जिसमें वो जस्टिफाई करता है टेरर अटैक को, जो ये उनकी एकेडमी में पढ़ाई जाती है कि टेरर स्ट्रक इनटू द हार्ट्स ऑफ एनिमीज इज नॉट ओनली अ मींस, इट इज द एंड इन इटसेल्फ। रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको मिसकोट करते हुए इसको वो जस्टिफाई करते हैं कि टेरर इज नॉट ए मींस ऑफ इम्पोजिंग डिसीजन अपॉन द एनिमी, इट इज द डिसीजन वी विश टू इम्पोज अपॉन हिम, और थ्रू टेरर वी विल अटेन आवर ऑब्जेक्टिव। एक दिन डर के इंडियन आर्मी कश्मीर छोड़ देगी, इंडिया टूट जाएगा और चीजें ठीक हो जाएंगी। सिविलियंस को जो उन्होंने मारा है इसको आपको ध्यान में रखना है, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों उन्होंने ये किया है। They are inviting trouble. They are underestimating Indian response like they have done all the time. 1965 में उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया इंडिया को, उसके पहले 1948 में उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया जब उनको लगा कि राजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन ही नहीं करेगा। 65 में उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, फिर बाद में लाहौर बचाते रहे, आज 6 सितंबर को डिफेंस डे मनाते हैं। 71 में उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया इंदिरा गांधी को और इंडियन गवर्नमेंट को। 1999 में उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। हर बार वो अंडर एस्टिमेट करते आ रहे हैं, और अब उनको लगता है कि न्यूक्लियर हमारे पास एम्ब्रेला है तो कुछ भी हमें नहीं होगा, ऑल आउट वॉर होगी नहीं, छोटा मोटा स्कर्मिशेस होंगे, झड़प होगी, देख लेंगे। ये उनके दिमाग में इनग्रेन्ड है, विच इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। और जितने टेरर अटैक हुए हैं आप देखिए 1980s के बाद से, अफगान जिहाद जब खत्म होता है 1989 में, उसके बाद से देखिए 1993 में बंबई में अटैक हुआ, मुंबई ब्लास्ट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें बड़े अटैक्स में, सन 2000 में रेड फोर्ट पे हुआ, रेड फोर्ट के पास। 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर हो गया। 2002 में कालूचक कश्मीर के अंदर हुआ, सिविलियंस को मारा। 2006 में मुंबई के लोकल्स में अटैक हुआ। 2008 में 26/11 हो गया। लिस्ट बहुत लंबी है, इसको खींचते जाइए, खिंचता जाएगा ये। 2016 में उरी के अंदर हुआ, 19 पुलवामा, अभी पहलगांव में हुआ है। तो काफी बड़ी लंबी लिस्ट है, ये बड़े बड़े अटैक्स हैं। इनके अलावा तो वाराणसी, अहमदाबाद, cities in that were in gulf in flames because of पाकिस्तानी टेररिज्म। और ये जो फिलोसफी है उनकी वो ये
जो कि पाकिस्तानी आर्मी के इनग्रेन्ड। नाउ डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स उन्होंने खड़े किए हुए हैं प्रॉक्सी वॉर के लिए। देवबंदी ग्रुप्स में अगर आप देखें, जो यूज किया उन्होंने, सेक्टेरियन तंजीम्स की, कश्मीरी तंजीम्स थी, जमात इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, एलईटी, अहले हदीत, अलकायदा, जो ग्लोबल इस्लामिस्ट मूवमेंट्स है उनके साथ भी कोऑपरेट किया, इंटेलिजेंस शेयरिंग की, मैन पावर हुआ शेयर। ये स्पेशल पर्पस कंपनीज हैं पाकिस्तानी आर्मी की, एसपीवी, स्पेशल पर्पस कंपनीज हैं। एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए खड़ी की जाती हैं और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते ही उसको डिसमेंटल भी कई बार कर दिया जाता है। तो एलईटी लश्कर तैयबा, हाफिज सईद, इसकी एसपीवी क्या है? ये इसने भी सब्सिडरी खड़ी कर रखे हैं। तो जो टीआरएफ है जिसने अभी पहलगांव पे अटैक क्लेम किया है, वो इसकी सब्सिडरी। ऐसे इनका सब्सिडरी कल्चर है इनके देश में, आर्मी ने खड़ा किया हुआ है ताकि वो मैनेज कर सके चीजों को। नाउ जो ऑफिसर कोर है आर्मी की, वो क्या है? तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इसको आप जनरेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट इट। स्टीफन कोहेन की किताब है आइडिया ऑफ पाकिस्तान, बहुत ब्रिलियंट किताब है वो। हुसैन अक्कानी, फॉर्मर एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूएस, उन्होंने किताब लिखी है पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री। तो इस तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जिनमें ये हमें बात मिलती है कि जो ऑफिसर कोर है आर्मी की, दैट इज गॉन थ्रू सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द लास्ट 75 ईयर्स। तो पहला अगर आप देखें पहली जनरेशन ब्रिटिश जनरेशन थी। 1947 के बाद टूटा देश, आर्मी टूटी, लेकिन जो ऑफिसर कोर थी वो ब्रिटिश ट्रेंड थी। सैंडहर्स्ट जो मिलिट्री एकेडमी है इंग्लैंड में, वहां ट्रेंड थे ये लोग। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, यहाँ पे ट्रेंड थे। तो ब्रिटिश जनरेशन थी टिल 1950s। ब्रिटिश जनरेशन थी, विस्की पीने वाले जनरल्स थे इनके पास। और सबसे बड़ा इसमें एग्जांपल अगर आप देखो तो अयूब खान है। अयूब खान वाज द फर्स्ट मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान। तो 1958 में इसने पावर अपने हाथ में ले ली, टिल 1969 तक ये मिलिट्री डिक्टेटर बना रहा। ये ब्रिटिश जनरेशन जनरल है। अच्छी इंग्लिश, एक हाथ में विस्की, दूसरे हाथ में सिगार, दीज वेयर द पीपल। ये इस्लामिस्ट नहीं थे बिल्कुल भी अपनी अप्रोच में। और ये इंडियन आर्मी के जनरल्स के साथ सर्व कर चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में। दे न्यू द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी। इनको मुगालबा बिल्कुल भी नहीं था, अंडर एस्टिमेट इन्होंने कभी नहीं किया। जनरली ये ब्रिटिश जनरेशन थी, प्रोफेशनल, वेल ट्रेन्ड, वेल आर्टिकुलेटेड, मॉडर्न लुकिंग इन वन वे। दूसरी जनरेशन आई 1955 के बाद, अमेरिकन जनरेशन इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान का अलायंस हो गया। सीटो सेंटो करके उन्होंने पैक्ट साइन किए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को पैसा देना शुरू किया, ट्रेनिंग देना शुरू किया। उनके मिलिट्री के लोग, अमेरिकन मिलिट्री के लोग पाकिस्तान में आके कोलोबरेट करते थे। तो पाकिस्तान की जो ऑफिसर कोर है उसने अमेरिकन एटीट्यूड अपना लिया, मैकेनाइज कर लिया अपनी आर्मी को, और ज्यादा जो कॉन्फिडेंस कहिए, ईगो कहिए, वो बढ़ गया उनका। और जो मार्शल रेस का कंसेप्ट था कि पंजाबी और मुस्लिम सब मार्शल रेस, बाकी नॉन मार्शल है, जो ब्रिटिश अब्सर्डिटी थी, उसको इन्होंने बिल्कुल आत्मसात कर लिया, इंटरलाइज कर लिया। और ये कहना शुरू किया कि भाई एक मुस्लिम जो है वो 10 हिंदू के बराबर है। ये तब से उन्होंने कहना शुरू किया। बाद में पिट गए 71 में, लेकिन ये जनरेशन बहुत ही सिग्निफिकेंट थी पाकिस्तान की आर्मी के इवोल्यूशन में, उनकी थिंकिंग में। तो ये जनरेशन का जनरल अगर आप देखो तो मुशर्रफ है। मुशर्रफ वॉज ट्रेन्ड इन दैट एरा। ही बिकेम आर्मी चीफ वेरी लेट, क्योंकि आप 58 साल में बनते हो आर्मी चीफ, लेकिन जो ट्रेनिंग है उसकी, जो उसका माइंडसेट है, वो अमेरिकन जनरेशन वाला था। नाउ जो तीसरी जनरेशन थी वो पाकिस्तान जनरेशन जिसको कहा जाता है, जिया जनरेशन। जिया उल हक वॉज ए पाकिस्तानी जनरल। उसके दौर में ये हुई आफ्टर पाकिस्तान ब्रोक इन 1971। तो 1971 में जब बांग्लादेश बन गया, उसके बाद ये जनरेशन आई 72 से 82 तक, जिसको बहुत ज्यादा पेन और ह्यूमिलिएशन के समय में इनको ट्रेनिंग मिली, इनका जो माइंडसेट है वो डेवलप होना शुरू हुआ। और इस्लामाइजेशन जो है वो जिया ने फोर्स करना शुरू किया। अफगान जिहाद भी शुरू हो गया अफगानिस्तान में। और दूसरा, इनको लगने लगा कि इस्लामाइजेशन नहीं हुआ था अच्छे से, इसलिए बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान टूट गया। बाकी का जो वेस्ट पाकिस्तान है उसको कैसे इकट्ठा रखना, उसके लिए जरूरी है कि इस्लामाइजेशन किया जाए। और इस्लाम को इन्होंने फ्रंट पे अपने रखा ताकि रिलीजियस पार्टी भी पावर कैप्चर ना कर पाए पाकिस्तान के अंदर।
तो इस जनरेशन का अगर जनरल आप देखना चाहते हो, सो दिस गाय राहिल शरीफ 1975-76 में ही बिकेम ए लेफ्टिनेंट इन द पाकिस्तानी आर्मी। इसका जो माइंडसेट था, अभी ये जनरल कुछ सालों पहले था, तो ही हैड दैट माइंडसेट। नाउ द नेक्स्ट जनरेशन ऑब्वियसली इज द कंटेम्परेरी जनरेशन 1982 के बाद से। ये मिडिल क्लास के लोग आर्मी में आना शुरू हुए, आर्मी का जो सोशल जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ना शुरू हुआ, ये मीडिया एक्सपोज थे, पॉलिटिकल कंट्रोल इनका अच्छा था। और पाकिस्तानी आर्मी हर एक चीज कंट्रोल करती है पाकिस्तान के अंदर, एकेडमिया, मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज, जुडिशरी, एवरीथिंग। तो इनका कंट्रोल काफी बढ़िया था और हार्ड लाइनर थे ये। प्लस ग्लोबल जो इस्लामिस्ट मूवमेंट्स थे, जिहाद था, उससे भी काफी इन्फ्लुएंस थे ये लोग और हैं। तो इस कैटेगरी में अगर आप देखो तो जो प्रेजेंट में जनरल है वो आएगा, दैट इज आसिफ मुनीर, दिस गाय। न्यूक्लियर जब वेपन स्टेट पाकिस्तान बन गया तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी भी आ गई इनके अंदर, और माइंडसेट जो है इस्लामाइजेशन की तरफ ही आगे गया। नाउ जो इंटरनल पॉलिटी है पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान इज कंट्री जिसके पास आर्मी नहीं है, आर्मी हैज ए कंट्री, ये बात पाकिस्तान के बारे में कही जाती है। तो जो इंटरनल पॉलिटी है उसको भी आर्मी मैनेज करती है, डिवाइड एंड रूल करके मैनेज करती है, ब्रिटिश मास्टर से उन्होंने सीखा है ये। तो सारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो सिंध बेस्ड पीपीपी हो, पंजाब बेस्ड नवाज शरीफ की पार्टी हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी हो, या फिर आजकल पैन पाकिस्तान पार्टी जैसे पीटीआई इमरान खान की है, उसको ये प्रॉपरली मैनेज करते हैं। एक को पुश करते हैं, दूसरे को दबा देते हैं, दूसरे को पुश करते हैं, पहले को दबा देते हैं। तो अगर नवाज शरीफ की पार्टी गवर्नमेंट में है तो पीपीपी को दबा देंगे। तो इस तरह से इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किया हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज को, कि कैसे इनके बीच यूनिटी ना होने पाए ताकि हमारा नुकसान ना हो। इसके अलावा 5 स्टेप डांस ये करते हैं पॉलिटिशियंस के साथ। पहली चीज, ये पॉलिटिशियंस को होशियार मानते ही नहीं, इनको लगता है कि देज आर फूल्स, इनकम्पिटेंट हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, मानते ही नहीं कुछ है। दूसरा, वो इंटरवीन करते हैं जब उनको लगता है कि ये फूल्स जो हैं ये गड़बड़ कर देंगे, सब लंका लगा देंगे, तो वो इंटरवीन करते हैं इकोनॉमिक मैटर्स में, सोशल मैटर्स में, हर जगह पे, क्योंकि उनको लगता है कि इनकम्पिटेंट हैं ये लोग, पॉलिटिशियंस जो है, इंटरवीन करते हैं। उसके बाद मिलिट्री कू हो जाता है तो स्ट्रेट आउट करते हैं सिस्टम को, करप्शन सो कॉल्ड, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को कट कर देते हैं, वन विंडो ऑपरेशंस की बात करते हैं। और फिर स्टेट आउट करने के बाद जब अपोजिशन होता है सिविल सोसाइटी, मीडिया से, और प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, तो वो पॉलिटिशियंस को फिर अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप पावर में आ जाओ, कोई बात नहीं आ जाओ। देन थोड़े ही दिनों में वो बिहाइंड द सीन जो है कंट्रोल करना इनको शुरू करते हैं। और ये पूरी कोरियोग्राफ्ड प्रोसेस है, हर बार यही होता है, कुछ भी नया नहीं होता वहां पे, हर बार यही चीजें होती। और डिटेल्ड में उन्होंने मिलिट्री की एक पूरी इकोनॉमी खड़ी की हुई है, जिसको बोलते हैं मिल बस, मिलिट्री बिजनेस पूरा उनके पास। आगे आपको दिखाता हूं उसमें क्या क्या है। ये मिलिट्री कू की पहले आप तस्वीरें देखिए, ये अयूब खान साइन करते हुए जब मिलिट्री कू 1958 में हुआ, दिस गाय जियाउल हक 1977, एंड दिस इज मुशर्रफ जो उसका एड्रेस हुआ जब उसने कू कर दिया 1999 में। दिस इज एसेंशियल फीचर ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, कुछ भी इसमें नया नहीं है। और मे 9 जो राइट्स हुए पिछले साल इमरान खान की पार्टी ने किया, उसको मिलिट्री ने बहुत ही नेगेटिव लिया है। पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कि मिलिट्री की पावर को किसी ने चैलेंज किया, और इमरान खान अभी भी जेल में, वो नेगोशिएट नहीं कर रहा है इनके साथ एज पर द रिपोर्ट्स। तो ये प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी हुई, पहली बार हुई, और उनको लगा कि हम, मेरे हाथ से, हमारे हाथ से लेजिटिमेसी खिसकती जा रही। तो ये एक बहुत बड़ा झटका उनके लिए लास्ट ईयर लगा उनको। मिलिट्री बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसका जो कोर है वो रिवॉल्व करता है कि मिलिट्री और सिविलियन का रिलेशन कैसा है। तो कुछ कंट्रीज में रूलर टाइप रिलेशन होता है जहां आर्मी रूल करती है डंडे के साथ, जैसे म्यांमार है हमारा नेबरहुड, वहां भी मिलिट्री जनता जनता रूल कर रही है। आर्बिटर टाइप होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आप जज बन के बैठते हो, फिर किसी को कुछ देते हो, किसी को कुछ देते हो, जैसे पाकिस्तान में रहा है अंटिल 1977, ऐसा ही था वहां। पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रांग थी, जुल्फिकार अली भुट्टो जैसी लोग थे, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया, उसके बाद से ये आर्बिटर ट्राइब खत्म हो गया। अब जो है वो पेरेंट गार्जियन टाइप है। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लेन करनी होती है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में या दूसरी पार्टी के बारे में, तो वो पाकिस्तानी आर्मी के पास जाते हैं कि माई बाप देखिए ये हो गया है।
तो पेरेंट गार्जियन रिलेशन है, बिहाइंड द सीन स्ट्रिंग्स, कठपुतलियों को जैसे नचाया जाता है वैसे पाकिस्तानी आर्मी नचाती है। इससे भी उनका जो कमांड है, जो कंट्रोल है पाकिस्तान के अंदर बढ़ता है, और इंडिया के लिए ये एक नेगेटिव चीज है। दिस इज द लिस्ट ऑफ उनके बिजनेस जो स्टैब्लिशमेंट है। अस्करी फार्म्स, राइस मिल, शुगर मिल, फिश फार्म, तो पूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को पाकिस्तान की उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। यहाँ पे उनके लोग बैठते हैं, उनके जो ऑफिसर क्लास है रिटायर होने के बाद यहाँ आते हैं। अस्करी पावर, इंफॉर्मेशन सर्विस, गार्ड्स, और कई जगहों पे उनके एफिलिएटेड प्रोजेक्ट्स भी हैं, फुली ओन प्रोजेक्ट्स भी हैं। फौज कॉर्न कॉम्प्लेक्स, भुट्टा बनाते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज, शुगर मिल ओवरसीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीड तक की कंपनियों में वो घुसे हुए हैं। तो पूरी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को कैप्चर किया हुआ है अपने बेनिफिट के लिए और कंसोलिडेट किया हुआ। इस सिचुएशन में जब उन्होंने कंसोलिडेट किया हुआ है तो आपको समझ में आएगा कि जो बजट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो खा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तानी आर्मी इज ए सोर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी फॉर पीपल। इंडिया में लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, बड़ा नेता बनना चाहते हैं, वहां पे मिलिट्री में जाना चाहते हैं। उनका जो टॉप मोस्ट ह्यूमन रिसोर्स है। रोड पे लड़ाई होती है इंडिया में तो लोग कहते हैं हमारे चाचा विधायक हैं, पाकिस्तान में कहते हैं हमारे चाचा मिलिट्री में मेजर हैं, कर्नल हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो पूरा डिफेंस बजट खा रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन पे पैसा कम खर्च होता है, इनके ऊपर ज्यादा होता है पहले दिन से, डे वन से। कुछ भी नया नहीं है इसमें। इसके अलावा अगर आप देखिए परसेंटेज ऑफ जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना डेवलपिंग कंट्री, इतना पुअर देश है, फिर भी परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर आप देखो डिफेंस बजट इनका हमेशा इंडिया से ज्यादा रहता है। तो दे वांट टू compete विद इंडिया। अगर इंडिया की हेजेमनी सो कॉल्ड वो एक्सेप्ट कर ले कोई उनका आर्मी चीफ, तो वो नकारा है, निकम्मा है, ही हैज लॉस्ट। उनके लिए हार जीत का मायने ये नहीं है कि हम सरेंडर कर दें, उनके लिए हार जीत का मायने ये है कि अगर वो इंडिया को रजिस्ट करना बंद कर दें तो वो हार गए उनके माइंड में, उनके मन के अंदर। ये है उनके लिए मायने हार और जीत की। उनका स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो ऐसा है। इस सिचुएशन में आप उनके साथ पीस की उम्मीद नहीं कर सकते। दिस इज द क्रक्स ऑफ द इंटायर इशू। पहलगांव इज नॉट द फर्स्ट एंड इट विल नॉट बी द लास्ट टेरर अटैक इन इंडिया। जब तक पाकिस्तान आर्मी रहेगी, पाकिस्तान रहेगा, ये चीजें होती रहेंगी। इसलिए अभी कांग्रेस जो पॉलिटिशियन है मनीष तिवारी साहब, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा टेलीग्राफ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें वो बात करते हैं कि पाकिस्तान एज एन एक्सपेरिमेंट इज ए फेल्ड एक्सपेरिमेंट, इसको खत्म हो जाना चाहिए। जब तक वो रहेंगे उनका माइंडसेट क्योंकि चेंज नहीं होगा। पहलगाम आखिरी अटैक नहीं, और भी अटैक होंगे। वो थोड़ा एडजस्ट करेंगे, उनको लगेगा इंडिया का रिएक्शन ज्यादा आ रहा है, कुछ समय के लिए चुप हो जाएंगे, फिर अटैक कर देंगे। बिकॉज अगर उन्होंने रजिस्ट करना इंडिया को बंद कर दिया तो फिर हार गए, उनके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। उनका सोल एग्जिस्टेंस यही है कि कैसे वो इंडिया को अपोज करें, इंडिया को अंडरमाइन करें, और इसके लिए वो दूसरे पावर्स के साथ भी अलाइक होते हैं। अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे हैं, चाइना के साथ अलायंस कर रहे हैं। और ये डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले दिन से बात कही थी, पाकिस्तान डोंट हैव द पावर, दे विल बोरो द पावर फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंडिया को बैलेंस आउट करने के लिए। और न्यूक्लियर वेपन्स भी इसलिए बनाए गए। तो पाकिस्तानी आर्मी इन ए वे is an institution which is built on hate for India, particularly Hindus, citizens of India. और उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो ये दर्शाता है। हिस्ट्री इज टेस्टिमनी टू दिस फैक्ट दे हैव बीन सिस्टमेटिकली अंडरमाइनिंग इंडियन सोवरेनिटी, इंडियन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एंड द हिस्ट्री इज एनी बैरोमीटर, और जो प्रेजेंट है, वो जो रियलिटी हमको दिख रही है, तो आने वाले समय में भी ऐसा होता रहेगा। इंडिया के लिए जरूरी है कि वो इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाए कि द मेयर मेंशन ऑफ ए टेरर अटैक विल मेक दीज जनरल्स शेक इन फियर। दिस इज व्हाट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शुड बी। और उनकी जो पोजीशन है पॉलिटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उसको अंडरमाइन किया जाए। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल।